दोस्तों, रात के 11:30 बजे हैं। आदि आज अपनी फेवरेट चोकोमोको चॉकलेट लेने के लिए स्टोर पर जा रहा है। उसे ये बात नहीं पता कि जिस स्टोर पर वो जा रहा है वहाँ दोपहर से ही जेसन अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। गाड़ी को पार्क करने के बाद अचानक कुन्नू का फोन आ जाता है। आदि सोचता है हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, इसलिए उसने फ़ोन किया है। लेकिन उसे पता लगता है फ़ोन उठाने के बाद कि कुन्नू तो फ़ोन पर ही उसे ऑर्डर दे देता है कि मेरे लिए लार्ज चीज़ वाला बर्गर लेकर जरूर आना। आदि कुन्नू की ये बात काफ़ी ध्यान से सुन तो रहा होता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि आज की रात उसके लिए कितनी भयानक होने वाली है। कुन्नू से बात करते हुए आदि स्टोर के अंदर चला जाता है और काउंटर की तरफ ध्यान नहीं देता और सीधा ही अंदर चला जाता है। इसी बीच जेसन उसे देख लेता है। वो बोरी में कुछ डाल रहा होता है, लेकिन आदि की नज़र उस पर नहीं पड़ती। वो अपनी फेवरेट चोकोमोको चॉकलेट्स इन्वेंट्री में ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं दिखती। तो वो स्टोर कीपर से पूछने के लिए जाता है कि अंकल से ही पूछ लेता हूँ। लेकिन आगे जाने के बाद जब आदि फर्श की ओर देखता है तो वहाँ चारों तरफ केवल खून ही खून होता है, जिसे देखकर आदि काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उसने पहली बार इतना खून देखा है। वो अपना सर पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि ये यहाँ चल क्या रहा है। आदि इससे पहले कुछ समझ पाता, उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पड़ी मुंडी पे कि ये मुंडी तो अंकल की है। आदि अंकल को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो इससे पहले भी इस स्टोर पर कई बार आ चुका है। लेकिन अंकल का ये हाल आखिर किया किसने? इधर आदि अपनी सोच की दुनिया में डूबा होता है कि उसका ध्यान नहीं जाता कि उसके पीछे खूनी जेसन आकर खड़ा हो चुका है, कि तभी जेसन पीछे से अचानक हमला कर देता है और वहीं आदि को जख्मी कर देता है। आदि उसे देखते ही बोलता है, तुम तो वही खूनी जेसन हो ना जो कल जेल से फरार हो गया था, जिसके पीछे 70 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है, और तुमने ही दुकान के मालिक को मारा है। बस फिर क्या। ये सुनते ही जेसन अपना खंजर उसकी तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन वो खंजर आदि को लगता इससे पहले आदि वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। आदि का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है। इधर जेसन भागा भागा अपनी खंजर के पास जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खंजर काफ़ी अंदर तक फंस जाता है और उससे नहीं निकल पाता। लगता है जेसन को अब रिटायर हो जाना चाहिए। आदि को काफ़ी गहरी चोट लगी है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। उसे यहीं कहीं आसपास में छिपना होगा। आदि सामने की ओर ही दीवार के पीछे अंधेरे में जाकर बैठ जाता है और इधर जेसन फाइनली अपना खंजर निकाल लेता है, जिसे निकालने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। कुन्नू और आदि की पूरी बात ना होने के कारण कुन्नू आदि को फिर कॉल करता है, लेकिन इस बार वहाँ पर जेसन होता है। आदि का फ़ोन यहीं गिरा हुआ है। जेसन देख लेता है और उसके बजते ही सीधा उसे लात मारकर तोड़ देता है। कुन्नू का फ़ोन अचानक कट जाता है, जिससे वो टेंशन में आ जाता है। फ़ोन को चूर चूर करने के बाद जेसन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है और अब वो सोचता है कि फ़ोन का तो काम तमाम कर दिया, अब बचा वो लोंडा है, बस उसको ढूंढना है। लेकिन आदि को वो नहीं देख पाता कि आदि सामने छुपा हुआ है। आदि को अगर इसने देख लिया तो यहीं वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि जेसन एक बार जिसे देख लेता है उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। अब वो रोड के दूसरी तरफ जाने लगता है कि शायद वो लोंडा ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा, लेकिन आदि यहीं छुपा हुआ है और वो गाड़ी की तरफ देखता है कि अगर वो गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाए तो शायद बच सकता है। लेकिन अगर जेसन ने उसे देख लिया तो वो यहीं की यहीं से मार देगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो अब आदि को बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। आदि को चुपचाप बस गाड़ी तक जाना है और झुकते हुए आदि चुपचाप गाड़ी की तरफ जाने लगता है। बस जेसन के आने से पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। आदि छुपते छुपाते गाड़ी तक तो पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला होता है उसे एहसास होता है कि सामने कोई है, लेकिन सामने घना अंधेरा होने के कारण उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ें आ रही हैं। तभी जेसन अचानक सामने से आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन आदि बाल बाल बच जाता है और वहाँ से भागना शुरू हो जाता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आदि जिसे चोट लगी है और उसके पीछे पड़ा है जेसन, हट्टा कट्टा एक लोंडा। तो अब आदि का क्या होगा पता नहीं, लेकिन आदि बस अपनी जान बचाने को भाग रहा है। कुछ दूर तक भागते हुए आदि काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और थक कर एक मकान के सामने रुक जाता है और फिर उसी बिल्डिंग में जाकर घुस जाता है। इतनी आधी रात में आदि किसी का दरवाज़ा खोलता है और उस बिल्डिंग में चला जाता है। अगर लोगों ने देख लिया तो उसे चप्पल से मारेंगे, लेकिन जेसन उसे अंदर जाते हुए देख लेता है और साफ साफ उसे सब समझ आ जाता है कि ये लोंडा क्या करना चाहता है। टेरिस पे पहुंचने के बाद आदि झट से दरवाज़ा बंद कर लेता है और इतना टाइट से लॉक करता है, इस उम्मीद से कि जेसन ऊपर ना आ सके। जेसन काफ़ी कोशिश करता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। आदि सोचता है वो सेफ है, लेकिन वो जेसन को नहीं जानता। जेसन गुस्से में आता है और एक लात में दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाजे के टूटते ही आदि दूर जाकर गिरता है मुँह के बल, और आदि को काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं की वहीं बेहोश हो जाता है।
लेकिन इन लोगों को कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि इतने रात के सन्नाटे में इन्हें खामोशी से कोई दूर से देख रहा है, जिसे देखकर लगता है ये भी तिहाड़ जेल की सज़ा काट चुका है। और इधर कुन्नू अपनी फटफटिया लेके रात के अंधेरे में निकल जाता है, वो भी सुनसान सड़क पर, इस उम्मीद से कि आदि सही सलामत हो, उसे कुछ हुआ ना हो, क्योंकि आदि कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ इस तरह नहीं करता और कुन्नू का फ़ोन मिस नहीं करता। रात के अंधेरे में इतना खतरनाक मंजर देखने के बाद भी बुच्ची को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो पूरे स्टाइल के साथ जाकर अपनी बाइक पर बैठता है, क्योंकि बुच्ची का अपना एक उसूल है, आग लगे बस्ती में बुच्ची अपनी बस्ती में, और फिर अपनी तूफ़ानी बाइक शुरू कर देता है। खूनी जेसन सोचता है कि वो हर किसी को आसानी से हरा सकता है, लेकिन आज वो एस रैंक के हंटर से मिलने वाला है, जिसके बारे में उसने आज तक नहीं सुना। और फ्लो में अपनी बाइक को बुची बिल्डिंग से ही सीधे कूदा देता है, वो भी सीधा जेसन के ऊपर ही। बूची का इरादा सीधा साधा है, जेसन के मुंह पर अपनी बाइक दे मारना, लेकिन जेसन उस बाइक को अपनी ओर आता देख लेता है और बूची का प्लान फेल हो जाता है और जेसन इसी बीच नीचे गिर जाता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से। बूची आदि के पास जाता है उसकी हालत देखने के लिए, लेकिन तभी बूची को पता लगता है ये तो बेहोश पड़ा है, तो उसे काफ़ी इज्जत के साथ उठाने लगता है, लेकिन आदि नहीं उठता। कुछ देर बाद काफ़ी हिलाने के बाद आदि को होश आता है। आदि अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कहीं पर भी खूनी जैसा नज़र नहीं आता, उसे केवल अपने पास में खड़ा एक गंजा नज़र आता है। आदि उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, इस पैर को मेरे ऊपर से हटाओ और ये बताओ तुम हो कौन। बूची कहता है मेरा नाम बूची है और मैं एक हंटर का काम करता हूँ। आदि कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ वो खूनी जेसन कहाँ गया, अभी तक तो यहीं अपनी ऐसी तैसी करा रहा था। बूची कहता है हाँ वो था तो यहीं, लेकिन वो जस्ट तुम्हें मारने वाला था, इसलिए मैंने उस पर हमला किया, पर वो नीचे गिर गया। आदि कहता है ऐसा है तो हमें जल्दी नीचे जाकर उसे देखना चाहिए, बड़ा खतरनाक आदमी है वो। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं खूनी जेसन को ढूंढते हुए और आसपास देखने लगते हैं, यहीं कहीं पड़ा होगा वो मस्टंडा, लेकिन आसपास उन्हें कुछ नहीं मिलता। बूची रोड के दूसरी तरफ जाकर देखता है जहां उसे गिरे हुए होना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी उन्हें कहीं पर भी खूनी जैसा नज़र नहीं आता।